महाकाल का बुलावा आ ही गया है, तो अब ट्रैवल, स्टे, बजट, प्लेस, फूड, ट्रांसपोर्ट की चिंता हो रही होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। उज्जैन आने के लिए अगर आप फ्लाइट लेंगे तो आपको पहले इंदौर आना पड़ेगा और फिर उज्जैन आना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ट्रेन का है और रेलवे स्टेशन मंदिर के काफी पास में ही है। तीसरा आप बाय रोड आ सकते हो। हम लोग बस से आए थे, पहली बार स्लीपर बस में सफर कर रहे हैं, तो हम सीधे आए कश्मीरी गेट। यहाँ आकर आपको कहीं भी जाना हो आपको हर जगह की बस मिल जाएगी, लेकिन आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो। तो हमने अपनी ऑनलाइन बुक करी थी 850 पर पर्सन की टाइमिंग 7 बजे है जब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये देखो आते ही इनका पिटारा खुल गया, अभी बस लगी नहीं है। आज का हमारा सफर स्टार्ट हो गया है इस फ्लिक्स बस में, जो कि स्लीपर है। मैं आपको सीट दिखा देती हूँ। बस हमारी बिल्कुल टाइम पर आ गई थी और साफ सफाई आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छी है। अब मैं सीट दिखाती हूँ। नीचे दो है, ये दो सीट नीचे 2 आदमी सो सकते हैं और इन्होंने साथ में ही कंबल दिए हुए हैं, 2 पिलो दिए हैं, 2 चार्जिंग पॉइंट है, एसी लगा हुआ है। सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और जैसे कर्टेन हटाओगे आपको बाहर का भी व्यू मिलता रहेगा। और 2 सीट ऊपर है, यहाँ पे दोनों चूजे बैठे हुए हैं, अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। रात के 11 बज गए हैं और बस अभी खाना वाना खाने के लिए रुके हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, किसी में भी आप जाके खा सकते हो। हमने दाल रोटी ऑर्डर किया है जिनकी कॉस्ट हमें 250 पड़ी थी। तो अभी हम लोग खाना खा के वापस चल दिए हैं। ओवरनाइट अब हम आराम से सो सकते हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे चले थे और सुबह हमें ये 9 बजे पहुंचा देंगे। तो इसीलिए हमें जब भी ट्रेन या बस बुक करनी होती है तो हम नाइट की ही करते हैं, ताकि हमारा समय भी बच जाए और आराम से हमारा सफर भी पूरा हो जाए और सुबह सुबह हम फ्रेश होके उठे घूमने के लिए। है 6:30 और अभी हम लोग फ्रेशन अप होने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। रात को और सुबह सिर्फ 2 स्टॉप हुए हैं और जहाँ भी गाड़ी रुकी है बहुत ही साफ सुथरी जगह पर रुकी है। रात को बिना खाना खाए सो गए थे, अब सुबह उठते सैंडविच खिला रहे हैं इनको। तो आप खाना खाए थे? हाँ हमने खाना खा लिया था, आप सो रहे थे उस टाइम पे। ये देखो इसका गुस्सा देखो, हमने खाना खा लिया तो ये गुस्सा है। इसको खुश होना चाहिए कि हमने खाना खाया। कैसा बना है सैंडविच? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था तो इसकी कॉस्ट हमें 200 के अप्रोक्स पड़ी थी, चाय और सैंडविच मिला के। और अगर आप चाहो तो घर से ही एक टाइम का खाना पैक करके ला सकते हो, जिससे थोड़ा सा बजट आपका बच जाएगा। और हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया, बहुत नजदीक पहुंच गए उज्जैन के। और उज्जैन इन्होंने हमें उतार दिया, उतरते ही हमने ऑटो ले लिया है जिसने 50 रुपीज लिए हैं हमसे होटल तक पहुँचाने के लिए। होटल हम ऑनलाइन बुक नहीं करके आए थे, क्योंकि सडन प्लान बना था और एकदम से हम लोग निकल पड़े थे सामान वामान उठा के अपना। यहीं आके हमने होटल बुक किया, तो ये हमें होटल प्रेस्टीज पे लेके आए हैं, जिसकी कॉस्ट हमें 1000 पर नाइट पड़ी थी। रूम हमें अच्छा खासा मिल गया था और यहाँ से मंदिर सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था, तो हमें अच्छा भी लगा कि हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। सुबह 9 बजे हम लोग उज्जैन आ चुके थे। अब सामान रख के हम सीधा जा रहे हैं शिप्रा नदी पर स्नान करने के लिए, क्योंकि पहले स्नान करना चाहिए नदी में और उसके बाद दर्शन करने चाहिए। तो हमने यहाँ पर ई रिक्शा बुक करी है, जिसने हमसे 500 चार्जेस लिया। बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन ये हमें सारा उज्जैन कवर कराएगा। तो हम लोग आ गए हैं शिप्रा नदी के किनारे और यहाँ पर हम लोग अभी स्नान करेंगे। गंगा में स्नान करने के बाद यहीं पर आपको काफी सारे पुराने मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जिनमें जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहीं से फिर हम लोग सीधा निकल गए थे अपनी दूसरी जगह देखने के लिए, जो कि था महर्षि सांदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण ने पहले दर्शन करेंगे कुंडेश्वर महादेव के, जहाँ पर आपको नंदी खड़े मिलेंगे। बाकी जगह बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा मंदिर है ये जहाँ आपको नंदी खड़े हुए दिखाई देंगे। उसके बाद इसी आश्रम में सर्वेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जो शिवलिंग है वो 6000 साल पुराना है और ये महर्षि सांदीपनी ने बेल पत्र से उत्पन्न किया था। और अब चलते हैं श्री कृष्ण की 14 विद्याएं देखने के लिए, जो उन्होंने सीखी हैं। क्या क्या विद्याएं हैं वो सारी यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई हुई हैं। बारीक नक्काशी की हुई है, पेंटिंग की हुई है और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और जब 14 विद्याएं यहाँ देख लोगे ना, उसके बाद सडन आपको रियलाइज होगा कि श्री कृष्ण भगवान तो हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने इतनी स्टडी की है और हर एक चीज की स्टडी की है, तभी वो हर चीज में इतने निपुण थे। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो उन्होंने यहाँ सीखी ना हो। तो उनकी पूरी 14 विद्याएं यहाँ पे आप आकर देख सकते हो, उनका अनुभव ले सकते हो। बहुत सुंदर तरीके से दिखाया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं श्री मंगल धाम मंदिर के दर्शन करने के लिए। जैसे शनिदेव पर सिर्फ काली चीजें चढ़ाई जाती हैं, वैसे ही यहाँ मंगल धाम पर सिर्फ आपको लाल चीज चढ़ाने को मिलेंगी। बाहर से आप प्रसाद लेके अंदर आके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको काल सर्प दोष वगैरह की पूजा करानी है तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है।
और अगला जहां हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है और महाकाल जी के दर्शन करने से पहले यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। यहीं से आप प्रसाद ले लीजिए, कोई 100 का देता है तो कोई 50 रुपए का देता है सेम प्रसाद को। और अब हम आए हैं श्री काल भैरव जी के मंदिर में, जो कि उज्जैन के सेनापति या रक्षक के रूप में यहाँ पर है। तांत्रिक और अघोर बाबा होते हैं ना, वो यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। उनका बड़ा फेवरेट मंदिर है ये। और यहाँ पर भैरव बाबा को शराब भी चढ़ाई जाती है। तो दर्शन करने के बाद आप बाहर आओगे तो ये देखिए यहाँ पे काफी तरह के रुद्राक्ष लेके बैठी हुई हैं लड़कियां। और असली रुद्राक्ष की पहचान है वो नाखून या फिर सिक्कों के बीच में घूमता है। तो मैंने 2 तरह के यूनिक रुद्राक्ष यहाँ से लिए हैं। बाहर के मंदिर घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे में बाहर के सारे मंदिर बहुत इजीली आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद ये हमें छोड़ देंगे हरसिद्धि मंदिर में, जो कि 51 शक्तिपीठों में से 13वां शक्तिपीठ है और यहाँ पर माँ सती की एल्बो गिरी थी। तो सबसे पहले अंदर जाके दर्शन करते हैं और अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊंगी। इसके बाद यहीं पर आसपास में और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं। पहले दर्शन करेंगे श्री करकोटकेश्वर महादेव मंदिर की। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था इसके बारे में और ये यहाँ की स्टोरी है। एक बार वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लेना। ई रिक्शा वाले का ये हमारा लास्ट स्टॉप था। इसके बाद वो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा क्योंकि अब अंदर आपको खुद से ही घूमना होगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे अब महाकाल के दर्शन करने के लिए। बाहर से प्रसाद ले लिया है, उन्हीं के पास अपना सारा सामान और चप्पल वगैरह उतार दी है। फोन और पर्स का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो चेकिंग के टाइम पे उन्होंने बोला कि लॉकर में रख के आओ। यहाँ आए तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन दर्शन करने के लिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बहुत अच्छे से बहुत आराम से दर्शन हुए। अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और वहीं पे क्लॉक रूम में या तो आप अपना बाहर रख के आइए अपनी गाड़ी में अपने सामान के पास जहाँ भी आपने रखा है, या फिर आपको अंदर आके क्लॉक रूम में रखना होगा और उसके बाद आपको दर्शन करने देंगे। दर्शन करके पूरा गोल घूम के आपको वापस क्लॉक रूम में जाके अपना मोबाइल लेना है और उसके लिए पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अपना बाहर ही रख के आओ, क्योंकि इतना बड़ा चक्कर लगाना ना पैर दुख जाते हैं भाई। तो दर्शन के लिए नहीं चलना पड़ा जितना कि मोबाइल को जमा तो वही हो गया था लाइन में लग के, लेकिन उसको लेके आने के लिए टाइम लग गया था बहुत ज्यादा। तो इतना ज्यादा तो दर्शन के लिए भी नहीं चलना पड़ा जितना मोबाइल लेके वापस आए हैं। और अब खाने की बात करें तो आपको खाने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत ही चीप रेट में आपको बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा। आप चाहो तो स्टॉल पे भी खाना खा सकते हो या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा है। हमने यहाँ का शाम को स्ट्रीट फूड ट्राई किया था और अगर आपको सुबह पराठा वगैरह खाना है तो 20 से 30 रुपए में आपको वो भी मिल जाएगा। शाम को हम लोग आ गए हैं श्री बड़ा गणेश मंदिर जी में दर्शन करने के लिए, जो कि कॉरिडोर के बिल्कुल सामने बना हुआ है। यहाँ पर काफी सारे अंदर छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, काफी स्टोरीज दिखाई हुई हैं और जो गणेश जी की प्रतिमा है वो काफी बड़ी है, इसीलिए इनको बड़ा गणेश के नाम से बुलाया जाता है। और फिर हम लोग कूदते फांदते उछलते दोबारा पहुंच गए हैं हरसिद्धि मंदिर में, क्योंकि यहाँ की जो रात की आरती होती है ना वो देखने लायक होती है। नवरात्रे चल रहे थे तो काफी अच्छी डेकोरेशन भी की हुई थी बाहर, और मंदिर रात को इतना जगमग होगा मैंने सोचा नहीं था। और ये 2 बड़े दिए यहाँ पर जलाए जाते हैं, जिसमें देखो कितने सारे दिए जला रखे हैं और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। जब हजारों भक्त एक साथ पूजा करते हैं, आरती करते हैं, घंटियां बजती हैं, तो यहाँ की वाइब्स ना इतनी ज्यादा पॉजिटिव और इतना सुकून दे रही थी इतने लोग होते हुए भी। तो जब भी उज्जैन आना होना तो एक बार रात में ये मंदिर जरूर विजिट करना, यहाँ की आरती जरूर अटेंड करना, कसम से इतना ज्यादा सुकून मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आप चाहो तो विक्रमादित्य टीले पर भी जा सकते हो। ये हम लोग वही जा रहे हैं। ये वही विक्रम बेताल वाले विक्रमादित्य हैं और इनकी यहाँ पर 30 फुट बड़ी स्टैचू बना रखी है, वो भी पीतल में। और साथ में इनके दरबार के जो नवरत्न होते थे उनकी भी छोटी छोटी स्टैचू बनाई हुई है। और अब दोबारा चलते हैं शिप्रा नदी पर वहां की आरती अटेंड करने। और सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद, आरती करने के बाद लास्ट में आएंगे हम लोग महाकाल कॉरिडोर में, क्योंकि कॉरिडोर बहुत बड़ा है। चलते चलते थक भी जाओगे तो बैठने का स्पेस भी दिया हुआ है, लेकिन इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना मनमोहक बना रखा है कि आप बस बार बार देखते ही रह जाओगे। तो जब भी खुले खुले आराम से दर्शन करने का मन करे ना, तो वीकेंड्स को और सावन को तो भूल ही जाना कि उस टाइम पे आप यहाँ आकर खुले दर्शन पा सको। और अगर आप सोच रहे हो कि महाकाल भक्त निवास में भी कमरे बुक होते हैं, वहां पे ही रुका जाए, तो उसके लिए आपको काफी महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, क्योंकि एवरी टाइम वेटिंग बहुत लंबी होती है, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर यहाँ रूम बुक ना हो
तो मंदिर के आसपास ही रूम बुक करना, क्योंकि जब ज़्यादा दूर कर लेते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर आपको ऑटो रिक्शा वगैरह लेके आना होगा यहाँ तक। अब देखो, एक दिन में हमने पूरा उज्जैन घूम लिया है, सारे मंदिरों के दर्शन बहुत आराम से हुए हैं, आरती वगैरह भी ले ली है। आप चाहो तो रात की ही ट्रेन बुक करके वापस निकल जाइए या फिर बस लेके, या तो फिर अगले दिन ओमकारेश्वर जाइए। तो मैं अगले दिन ओमकारेश्वर गई, कैसे गई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रात को खाने का खर्चा हमारा 500 के अप्रोक्स हो गया था, क्योंकि हमने 200 रुपए की यहाँ की स्पेशल थाली ली थी और बाकी चटपट ले लिया था। अगले दिन हमें ओमकारेश्वर के लिए निकलना था, तो रात को ही हम अपनी कैब बुक करके सोए थे, जो कि 3000 रुपीज में हुई थी। आना जाना दोनों उसी में थे। लेकिन अगर सस्ते में काम चलाना है तो यहाँ पे प्राइवेट बसेस भी चलती हैं और यहाँ पे मंदिर की भी बस चलती है। तो ये शिखर गेस्ट हाउस है। सुबह हमें ये भैया मिले, इन्होंने हमें बताया, क्योंकि बाहर बैठे हुए तो मैंने इनसे पूछ लिया कि कैसे क्या रेट लगते हैं। तब मुझे पता लगा कि मंदिर की तरफ से दिन में सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ जाती हैं, लेके भी जाएंगी और वापस लेके भी आएंगी। यहाँ का एड्रेस ये लोहे का पुल लोहे का पुल। और हनुमान जी का मंदिर। मतलब जैसे कोई आए यहाँ पे बुक करने के लिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर है। इनसे आप प्राइवेट कैब बुक करा सकते हो या फिर मंदिर से जो बस चलती है वो भी बुक करा सकते हो। ओमकारेश्वर तक जाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, वापस आने में 3 से 4 घंटे लगेंगे और जितना भी टाइम हम वहाँ मंदिर में स्पेंड करेंगे वो भी लगेगा। तो टोटल मिला के इनका कहना है कि 12 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग सुबह 6 बजे जल्दी निकल गए थे, ताकि हमें आराम से अपनी रात की बस मिल जाए। पहला स्टॉप लेंगे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ड्राइवर भी खुद ही रोक देगा गाड़ी को, क्योंकि वो भी जल्दी आया है। तो ब्रेकफास्ट में हमारा लग गया था 300 रुपीज। अब बात कर लेते हैं कुछ जरूरी चीजों की। ओमकारेश्वर जाने और आने में 12 घंटे तो लगते ही हैं, ये तो कैब वाले ने अपना टाइम बताया है। लेकिन अगर हम बस से जाते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे लोग जाते हैं। मंदिर में कौन कितना टाइम लगा के आएगा ये किसी को नहीं पता, और जब बस जाती है तो टाइम वैसे भी ज्यादा लग जाता है। अपनी पर्सनल कैब से आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कहीं भी रुको या फिर रुको भी नहीं। और अगर बस से जाओगे तो सबसे पहले किराया बता देती हूँ मैं, 300 रुपीज के अप्रोक्स लगता है। आना और जाना दोनों उसमें इंक्लूड होता है। दूसरा, आप बस ड्राइवर से अपना टाइम बिल्कुल कंफर्म करा लेना कि इस टाइम पे बस वहां से चल पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की बस या रेल जो भी टिकट बुक करनी है वो बुक करना। हमने ओमकारेश्वर में एंट्री ले ली है और ये है नर्मदे नदी, जिन्हें महादेव की पुत्री माना जाता है, जो कि अमरकंटक में महादेव के पसीने से उत्पन्न हुई थी। और ये एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ। यहाँ का एक एक पत्थर शिवलिंग माना जाता है और बिना स्थापित किए आप उसकी पूजा भी कर सकते हो। तो आने के बाद हमने यहाँ पे ऑटो ले लिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था सब कुछ। आने के बाद सबसे पहले एंट्री ली हमने मार्केट में, और मार्केट से होते हुए आप पुल पर पहुंच जाओगे। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो, अपने शूज चप्पल जो भी उतारने उतार दीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये था कि आप यहाँ सीधा नीचे चले जाते और यहाँ से आप बोट हायर कर लेते। बोट आपको उस तरफ पहुंचा देती, तो पुल पे से जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती और बोटिंग भी आपकी हो जाती। हमें इस बात का पता नहीं था, बाद में पता लगा तो बड़ा रिग्रेट हुआ। और अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, जल्दी जल्दी में चल रहे हो, तो आप हमारी तरह ऊपर से पुल से भी आ सकते हो। पुल बहुत अच्छा बनाया हुआ था और ऊपर से जो व्यू मिल रहा था ना नर्मदा नदी का, किनारों पे बोट खड़ी थी, बहुत अच्छा था। बता नहीं सकती हूँ, इतना प्यारा लग रहा था, सिर्फ दिखा सकती हूँ। पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे आए और देखा कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मतलब इतनी खाली जगह मिल सकती थी ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। फिर हम लोग इतने खुले में दौड़ लगाते हुए आगे बढ़े और साथ साथ जो नज़ारों का हम मजा ले रहे थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से जो व्यू देखने को मिल रहा था, यहाँ के पंडितों का, महंतों का मानना है कि आज भी नर्मदा नदी के तट पर हजारों साधु संत अदृश्य हैं और वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज को फील किया है, किसी किसी ने तो देखा भी है। 10-11 फुट की उनकी हाइट है, लंबी लंबी जटाएं धरती को टच करते हुए चलती है, बड़े बड़े कमंडल उनके हाथ में है और वो आज भी महादेव पर जल चढ़ाने आते हैं और तपस्या करते हैं। लाइन क्रॉस करके जैसे हम लोग आगे आए तो आरती का टाइम हो गया था, कपाट बंद हो गए, तो यहीं पे हमें 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करने के लिए बिठा दिया। हमारे पास टाइम कम था, लेकिन महादेव की कृपा से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। वो चाहते थे कि उनके दर पर हम थोड़ी देर के लिए बैठ के जाएं, तो हम यहाँ पर 1-1.5 घंटा हमने वेट किया और उसके बाद महादेव के दर्शन किए। जितने भी ज्योतिर्लिंग आज तक हम गए हैं दर्शन करने, सारे मंदिर के सेंटर में होते हैं, लेकिन जो ये ज्योतिर्लिंग है ये मंदिर के एक कॉर्नर में बना हुआ है। जिस आइलैंड पे बना हुआ है उसको मंदाता पर्वत बोलते हैं और ये ओम की शेप में है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है।
तो थोड़ी सी परेशानी हुई थी दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ अंदर जाके बहुत ज्यादा थी, बाहर तो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था, लेकिन दर्शन फिर भी बहुत अच्छे हो गए थे। यहाँ की शांति, वाइब्स इतना ज्यादा सुकून देने वाली थी, मेरा मन कर रहा था कि एक नाइट का स्टे मैं यहाँ पर जरूर करूँ, लेकिन नहीं कर पाई। तो फिर कभी जब महादेव बुलाएंगे तो मैं यहाँ पर एक नाइट स्टे जरूर करना चाहूंगी। अब दोबारा से या तो पुल को क्रॉस करते हुए या फिर बोट में बैठकर नर्मदा नदी को क्रॉस करना है और दूसरी साइड आ जाना है, क्योंकि यहाँ एक और ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर महादेव, जिनके दर्शन के बिना आपका ओमकारेश्वर का विजिट पूरा नहीं होगा। तो मार्केट में ही सीधा सीधा आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए, और लिखा भी हुआ है, बोर्ड काफी लगे हुए हैं, या फिर लोग आपको खुद ब खुद बता देंगे कि किस साइड में आपको जाना है। मार्केट को आगे तक क्रॉस करना है, एक बोर्ड मिलेगा ममलेश्वर मंदिर जाने का रास्ता, वहां से बिल्कुल सीधा सीधा जाना है और लेफ्ट साइड में सीढ़ियां मिलेंगी, वहां से नीचे उतर के आपको ममलेश्वर महादेव मंदिर जाने का रास्ता मिल जाएगा। जैसे हम मंदिर में पहुंचे, यहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और मुझे नहीं पता महादेव इतने ज्यादा खुश कैसे हैं हमसे, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अदरवाइज इतना ज्यादा टाइम लगता है दर्शन करने में, 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन हमारे दर्शन हर जगह 1 घंटे के अंदर अंदर हो जा रहे थे। और क्या चाहिए लाइफ में, बस महादेव का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही लाइफ चलती रहे। बड़े अच्छे से ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बाहर आकर हम लोग बैठे, यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स को फील करने के लिए। थोड़ा बहुत शॉपिंग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आपका सिर्फ आने जाने का खर्चा होगा, बाकी आप बोटिंग, शॉपिंग, खाना वाना जो खाते हैं उसका अलग से होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे लंच का खर्चा हुआ था यहाँ पे आके 400 के अप्रोक्स, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। खाना यहाँ पर काफी बजट में मिल रहा था। और हम फिर निकल पड़े हैं उज्जैन की तरफ, और उज्जैन पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात हो गई थी, और हमारी टेंशन बढ़ती जा रही थी, पता नहीं बस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे बस को निकल जाना था। और फिर बहुत तेज बारिश आ गई, लेकिन फिर भी भैया ने हमें टाइम पे पहुंचा दिया था। आने के बाद हमें इंतजार करना पड़ा कि हमारी बस अभी तक क्यों नहीं आई। तो अब डिनर का भी इंतजाम करना था, लंच हम करके ही आए थे, तो हमने सोचा कि पैक करा लेते हैं, क्योंकि बस की टाइमिंग 10 से 11 बजे होती है रात को रुक के खाना खाने की। लेकिन हम आज बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हमने जलेबी पोहा, काफी सारी चीजें पैक कराई, और यहाँ का फेमस है जलेबी पोहा, तो जरूर ट्राई करना आप लोग। फिर हमारी बस भी आ गई थी, क्या चमचमाती बस थी यार, अंदर से खुश हो गया मन। और हम वापस आज रात को दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो टोटल बजट मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। अगर अभी भी कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, और इतनी मेहनत के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।